हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर। आज का जो वेबिनार है वो स्ट्रेटेजी पे है। तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक निफ्टी के ब्लैंक चार्ट से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं अपने कि नॉर्मली आज जो मार्केट का फॉल रहा है और उसके साथ साथ कौन से लेवल तक की मूवमेंट मिल सकती है अभी। ठीक है, शायद लास्ट टाइम पे किसी ने अटेंड किया होगा वेबिनार, तो वहां पे मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था जिसके अंदर मैंने जो भी स्टॉक है, स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या रहती है उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। अगर किसी के पास वो स्क्रीन नहीं है तो वो प्लीज सपोर्ट में आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमने मूविंग एवरेज ऐड किया था और उसके साथ साथ नीचे आरएसआई ऐड किया था, उसके बेस पे अपने को डबल बॉटम मिला था, ये वाला बॉटम। और उसके साथ ये टूल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आप देख सकते हो ये जोन पूरा बनाया हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि प्रॉपर विजिबल रहेगा। देखिए, ये पूरा एक लेवल बनाया हुआ था जिसके बिटवीन निफ्टी का सपोर्ट मिला हुआ था और वहां से उसने सपोर्ट लेके रिवर्सल ट्रेंड दिया था। रिवर्सल के बेस पे अभी इतना स्ट्रॉन्ग अपने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक टॉप बना के अगेन वो आज आज की जो मूवमेंट रही है वो टोटली मॉर्निंग के टाइम पे पॉजिटिव था, फिर वो सडनली वहां पे फॉल मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसमें समझ सकते हैं कि कुछ टेक्निकली भी है, फिर कुछ न्यूज बेस भी है, फिर अलग अलग जो इवेंट हो रही है उसके बेस भी है। पर मेन थिंग है कि जो बेरिश ट्रेंड था वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब निफ्टी इतना स्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो कोई अगर लॉन्ग के लिए देख रहा है तो लेवल को फॉलो करिए आप। सेकेंड, ओआई डेटा को आप रीड करेंगे तो ओआई डेटा का ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज बना चुका है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज का मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या रहता है कि एक्सपायरी के नजदीक का जो दिन रहता है, जैसे आज आज का दिन रहा है, कल का दिन छोड़ के परसों एक्सपायरी हमें मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली ये रहता है कि वीकली एक्सपायरी जो रहती है उसके आसपास के लेवल मिलते हैं। तो वो जो लेवल रहते हैं वो ऑलमोस्ट 200 to 300 या फिर 500 की रेंज के रहते हैं। पर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 की रेंज बनी हुई है। तो 1000 का मतलब क्या है कि अभी भी निफ्टी के अंदर जो राइटिंग डेटा बन रहा है वो कॉल साइड के ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ठीक है, कंपेयर टू पुट, मतलब यहाँ पे जितनी तेजी करवानी चाहिए उतनी तेजी यहाँ पे हो नहीं पा रही है। उसके कंपेयर में यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइटर ज्यादा एग्रेसर हो रहे। तो जो मार्केट की सिचुएशन है कि नियरेस्ट जो एक्सपायरी मिलेगी वो ऑलमोस्ट अपने को 17,000 के नीचे मिलने के ज्यादातर चांसेस है। तो ये डेटा को आप रीड करिए, डेटा से ही आपको आइडिया लगेगा कि अभी ज्यादातर किस साइड का प्रेशर मिल रहा है, कॉल राइटर का मिल रहा है या फिर पुट राइटर का मिल रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक निफ्टी पे आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो जिसके बेस पे आपको आइडिया रहेगा कि एक्सपायरी किसके आसपास हो सकती है। ठीक है, अभी अपना डायरेक्ट चलते हैं आज का जो टॉपिक है उस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी की मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। इक्विटी की स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमने डेवलप किया है 5 मिनट की ये स्ट्रेटेजी है, टोटली इंट्राडे। और इसमें दो तीन चीजें मैंने ऐड किया हुआ है, आप देखेंगे तो थोड़ा आइडिया तो आपको आ जाएगा। अब मूविंग एवरेज को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, मूविंग एवरेज का क्या रहता है कि करंट में मूविंग एवरेज ऐड कर रहा हूं तो जो करंट क्लोजिंग रहेगा, ठीक है, करंट क्लोजिंग, फिर लास्ट डे का क्लोजिंग, उसके आगे का क्लोजिंग, जैसे मैंने 10 डे का मूविंग एवरेज ऐड किया है तो एवरेज डे का जो क्लोजिंग रहेगा उसके बेस पे एवरेज प्लॉट रहती है। ठीक है, तो वो करंट करंट जो सिचुएशन बन रही है उसके बेस पे हमें रिजल्ट देगा। अब आप निफ्टी का आप नॉर्मली ट्रेंड देखेंगे अभी तो मल्टीपल बैरियर्स यहाँ पे आप फेस कर रहे हो। बैरियर्स इन सेंस व्हाट, कि यहाँ पे सम टाइम अपने को गैप अप देखने को मिला है, सम टाइम गैप डाउन मिल रहा है। कई बार यहाँ पे 2% राइज हो रहा है, कई बार 2% फॉल हो रहा है। मतलब जो ट्रेंड यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरीके का ट्रेंड बनना चाहिए वो ट्रेंड यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। ठीक है, एक बात ये है।
उसके उसके अलावा सेकेंड चीज क्या है कि ट्रेंड अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई भी स्टडी आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जिगजैग आने के चांसेस ज्यादातर है। जिगजैग मतलब क्या है कि उसके क्रॉस ओवर होने के चांसेस ज्यादातर है। ब्रेकआउट में आ रहा है फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होने के चांसेस है। तो वहां पे क्या होगा, अपने को एसएल होने के चांसेस ज्यादातर हो जाते हैं। टारगेट तो दूर की बात है, एसएल होने के चांसेस ज्यादातर हो जाते हैं। तो आज जो स्टडी मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ उसके अंदर क्या किया आपने 14 का एवरेज लिया हुआ है, 4040 का, और उसके साथ साथ 20 डे पीछे हम गए हैं। 20 डे पीछे की जो एवरेज रहेगी 40 डे की, उसके बेस पे करंट का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर लिया है। मूविंग एवरेज के अंदर दो एवरेज ऐड किया है, सेम 40 की है, बट एक जो बैंड बना हुआ है वो हाई का है और सेकंड जो बना हुआ है वो लो का है। ठीक है, इस तरीके से हाई और लो पे 40 की एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। अभी इसको आपको इंट्राडे के अंदर ओपन करना है। इसके इसके साथ साथ हमने स्विंग का यूज किया है 2% में। 2% स्विंग से क्या होगा कि जहां पे भी बॉटम बन रहा है या फिर जहां पे भी टॉप बन रहा है, तो टॉप और बॉटम के बीच का जो रेंज रहेगा वो 2% के साथ फुलफिल हो रहा है, तो इस तरीके से अपने को रिट्रेसमेंट लेवल मिल जाएंगे। तो जो नॉर्मली टूल्स थ्रू हम ड्रॉ करवाते हैं वो ड्रॉ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में करंट रेंज हमें यहाँ पे मिल गई है कि करंट रेंज के हिसाब से ये हमारा बॉटम बना हुआ है 15,671 का, और ऊपर 16,927 का ये हमारा टॉप बना हुआ है। अब ये टॉप से बॉटम के बिटवीन जहां पे भी एंट्री पॉइंट मिल रहा है वहां से हम टारगेट इजीली ले सकते हैं। अब टारगेट लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंट्री और एग्जिट समझना पड़ेगा। तो एंट्री और एग्जिट के लिए क्या है, हाई और लो। ठीक है, हाई को हम बनाएंगे बाइंग के लिए एंट्री पॉइंट, और लो का उस टाइम पे बन जाएगा एसएल। तो एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए ये एक पॉइंट बना हुआ है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ है, अभी मैं इसको स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूरा अपने स्कैनर थ्रू हो जाएगा। तो स्क्रीन पे एक बार समझ लीजिए, ताकि क्या है कि टेक्निकल क्वेरी में तो जो भी आपका सिलेक्टेड ग्रुप है या फिर डायरेक्टली आप इक्विटी के ग्रुप में जाएंगे, निफ्टी 50 को फॉलो कर रहे हो या फिर कैश एफ एंडो को फॉलो कर रहे हो, तो वो रन करवाएंगे तो ये कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ है, जो हाई का बैंड बना हुआ है, हाई के बैंड का क्रॉस ओवर, सेम टाइम पे एसएल के लिए लो का यूज करना है, तो लो के बैंड का जो बैंड बना हुआ वो हमारा एसएल बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू रहेगा ना वो वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाएगा। जो ग्रीन में आपको शो कर रहा है यहाँ पे एवी, वो हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और उसके नीचे आप देखेंगे तो वो हमारा हो गया एसएल पॉइंट। ठीक है, तो सेम अपने को ये एंट्री पॉइंट के बेस पे एंट्री लेके चलना है। तो हाई के बैंड की एंट्री बनानी है और लो के बैंड का एसएल बनाना है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे टारगेट कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, तो टारगेट के लिए अगेन दो चीज का फॉलो हम करेंगे। एक तो अपने यहाँ पे स्विंग का यूज कर सकते हैं और सेकंड पीवॉट का यूज कर सकते हैं। पर स्टडी के अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे स्विंग ऐड किया हुआ है, तो स्विंग के बेस पे अगर जाएंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे स्विंग को फॉलो कैसे करना है, तो स्विंग के अंदर क्या रहेगा, जैसे ये बॉटम पार्ट मिल रहा है हमें, जैसे ही बॉटम बनेगा उसके बाद हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। एंट्री पॉइंट के लिए क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे हाई का क्रॉस ओवर मिल गया, हाई के क्रॉस ओवर के बाद वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब क्रॉस ओवर के टाइम पे क्या रहेगा कि अगर करंट कैंडल पे क्रॉस हो रहा है तो करंट कैंडल का क्रॉस ओवर ज्यादातर हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि करंट कैंडल का क्रॉस ओवर क्या रहता है, जिगजैग वाला रहता है, क्योंकि प्राइस वहां पे परफॉर्म कर रहा है एवरेज के साथ। तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देती है वहां तक हमें वेट करना है। अगर क्लोजिंग वहां पे एवरेज के अबव देगा तो ही वो हमें बुलिश ट्रेंड की तरफ ले जाएगा। अदरवाइज क्या चांसेस है कि क्रॉस होने के बाद वो क्लोजिंग अंदर दे रहा है तो अभी भी उसके अंदर रिवर्सल मिलने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ये एग्जांपल में आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक यहाँ पे बना हुआ है, सेम यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, पर वो क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे
तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर रही है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। सेकंड के अंदर क्रॉस किया, क्लोजिंग उसने ऊपर दिया है, पर थर्ड कैंडल जैसे ही ओपन हुआ वो नीचे आ गया। तो ये पूरा एक जिगजैग बन गया है यहाँ पे। तो ये अपना स्कैनर इसको इग्नोर करेगा। पर आपको समझने के लिए ये यहाँ पे इस तरीके से समझना है कि जब तक वो क्लोजिंग ऊपर नहीं दे रहा है बैंड के ऊपर, तब तक अपना एंट्री नहीं बनेगा। तो समटाइम आप स्क्रीन के अंदर अगर देख रहे हो तो इस तरीके के जो ट्रेड मिल रहे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो सिंपली एक लॉजिक कैसा लगेगा कि जब भी हाई बैंड को क्रॉस कर रहा है और उसके साथ साथ उसका क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, तो ग्रीन कैंडल में उसका क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो आप सेकेंड या थर्ड कैंडल से उसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। ये टोटली अपने 5 मिनट पे सेट किया हुआ है, तो आप 5 मिनट में इसको यूज कर सकते हो। अब इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी आप इसको यूज कर पाएंगे। पर पॉसिबिलिटी कैसी है कि जैसे 5 मिनट में आप निफ्टी को फॉलो कर रहे हो, तो एवरी टाइम इसको 5 मिनट में ही देखिए। फिर आप 5 मिनट के हिसाब से एंट्री ले रहे हो और एग्जिट के लिए 15 मिनट देख रहे हो, तो वो स्ट्रेटजी के हिसाब से रॉन्ग है। तो जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो टाइम फ्रेम को पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर उसी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट ऐसा करूंगा कि सिंगल एक ही टाइम फ्रेम का आप यूज करिए। अलग अलग टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि सम टाइम ट्रेड अगर पॉजिटिव मिल रहे होंगे तो भी वहां पे एसएल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन किया है, पर आप जैसे 15 मिनट के प्लेयर हो तो आप 15 मिनट के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है। जो रिजल्ट यहाँ पे जो मिल रहा है वो रिजल्ट सेम ही मिलेगा। जो लेवल वगैरह यहाँ पे स्विंग वगैरह मिल रहा है वो सेम ही मिलेगा, क्योंकि स्विंग जो ज्यादातर स्विंग रहता है, स्विंग के अंदर क्या रहता है कि जैसे डे लो बन गया या फिर डे हाई बन गया, तो पूरे दिन का हाई और लो वो तो सेम ही रहेगा, कोई भी टाइम फ्रेम में आप जा रहे हो। तो स्विंग तो क्या है 2% के अकॉर्डिंगली उसको पकड़ेगा। तो जो लेवल मिल रहे हैं ना उसके वो चेंज होने के चांसेस नहीं है। सेकेंड चीज, जब भी एंट्री यहाँ पे मिल रही है तो इसको आप प्योरली इंट्राडे पे भी यूज कर सकते हो। और जैसे निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला, वो पूरा अपने को एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ जा रहा है। पोजिशनल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बॉटम बनने के बाद यहाँ पे एक रेंज हमें मिल गई थी। रेंज में सिंपली क्या था, फर्स्ट लेवल अपने को 15,921 का था, जो उसने सेम डे में यहाँ पे फुलफिल कर दिया, ठीक है। सेकेंड लेवल उसने सेम डे में ही हमको दे दिया था 16,074 का। अब ये लेवल क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि रेंज के हिसाब से आप जाएंगे तो रेंज के हिसाब से फर्स्ट लेवल उसने फुलफिल कर दिया, पर सेकेंड लेवल की रेंज तक पहुंचने से पहले मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सोलेट हुआ था और फिर लास्ट में क्लोजिंग मिल गया था। तो सेम डे में उसने लेवल ब्रेक नहीं किया। पर अगेन एक आइडिया यहाँ पे अपने पास रहेगा कि ऊपर का लेवल ये जनरेट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादातर कल ये लेवल ब्रेक करने की रहेगी। सेकेंड डे अगेन उसने वो लेवल को ब्रेक किया है, फिर अब हमारे पास टारगेट कौन सा आ गया, उसके ऊपर का लेवल। मतलब जब तक वो स्विंग स्विंग के लेवल कंप्लीट नहीं कर रहा है तब तक अपने को सेम टारगेट बेस जाना है। अब आप इसी के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना, तो अभी तक इसके अंदर एग्जिट नहीं बनाया उसने, सेम ये परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये जो बॉटम बना था उसका एग्जिट उसने एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपना एग्जिट बन गया, ये अपना एग्जिट पॉइंट रहा जहां पे उसने लोअर बैंड को क्रॉस किया नीचे। तो आपने जो एंट्री बनाया था उस टाइम पे जो एंट्री पॉइंट था और एसएल था, वो चेंज होके यहाँ पे अपने टारगेट हो गया। तो ये पूरा जो ट्रेंड मिला वो टोटली बुलिश ट्रेंड मिला। अब यहाँ पे जब भी अपने को ट्रेंड मिल रहा है, अगेन यहाँ पे जब भी एग्जिट करेंगे बाइंग वाले, तो सेलर की एंट्री यहाँ पे होगी, शॉर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइप जा रहे हो शॉर्ट की तरफ तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। अदरवाइज अगर सिंगल ट्रेड में जा रहे हो एंट्री करके एग्जिट करना है तो भी अच्छा है इसके लिए, ठीक है। पर अगर अपने सेकेंड पास की भी बात कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए क्या रहेगा, तो सेम एंट्री के लिए अपने को लोअर बैंड को देखना है और उसी टाइम पे जो हायर बैंड है वो उसका एसएल बन जाएगा। मतलब कि रेड लाइन जो है, रेड लाइन को जब भी क्रॉस कर रहा है वो अपना हो गया एंट्री पॉइंट सेल करने के लिए। और जो हायर बैंड है ग्रीन में आपको शो कर रहा है वो हो गया अपना एसेट। अब आप देखिए यहाँ पे जो सेल करवाया था उसने, अगेन फिर लेवल की तरफ जाना है। आप इसको इस तरीके से मत देखना है जैसे ये इतना बॉटम बना फिर यहाँ से वापस हो गया,
तो ये पॉसिबिलिटी क्या रहता है कि मार्केट पे डिपेंड रहता है, तो सम टाइम इस तरीके का फेस होता है, पर हमने लेवल इसीलिए यहाँ पे प्लॉट किए हुए स्विंग के, ताकि टारगेट लेने में इजी हो जाएगा। दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक आप इंट्राडे जाइए, टारगेट टू टारगेट ले लीजिए, और सेकंड क्या रहेगा कि टारगेट मिल रहा है फिर भी हम वेट कर रहे हैं कि और आगे के टारगेट मिले। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि फर्स्ट जो बाइंग का था तो उसके अंदर क्या है कि सारे टारगेट हमें मिल गए, बट यहाँ पे शॉर्ट की तरफ क्या हुआ कि सिर्फ एक टारगेट ही उसने फुलफिल किया है। तो स्टडी के हिसाब से तो वो एकदम करेक्ट ट्रेड था कि यहाँ पे शॉर्ट करवाया उसने और उसने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे फुलफिल कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट टारगेट फुलफिल करने के बाद यहाँ से उसने काफी टाइम तक यहाँ पे स्टे किया हुआ है और उसके बाद उसने रिवर्सल लिया है। तो आप ये टारगेट लेके सेम डे में एग्जिट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और कुछ अगर आपके सिलेक्टेड स्टॉक है, कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उसमें भी इसको अप्लाई करके चल सकते हैं। दोनों दोनों तरफ से यूजफुल रहेगा। पर मेन चीज है, कोई भी स्टडी रहेगा ना उसका कैसा रहेगा कि एक्यूरेसी लेवल आप चेक करने जाएंगे ना, तो वैसे तो 100 में से अपने 99% करेक्ट है वैसा बोल सकते हैं, पर वो करेक्ट कब बनेगा जब आप उसको 100% फॉलो कर रहे हो तब। तो सेम चीज है कि एवरी टाइम अपने को क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ही एंट्री एग्जिट करेगा, वैसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, 100% आप ढूंढने जाएंगे तो 100% कोई ऐसी स्टडी नहीं मिलेगी कि जिसके अपने क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर ही मिलेगा। इसलिए थोड़ा अपने इसके अंदर जो भी इंडिकेटर है ना, उसको इंडिकेटर को स्मार्टली यूज करना है। इसलिए मल्टीपल इंडिकेटर हमें सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, ताकि हर एक इंडिकेटर का जो रोल है वो हम ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्ले करेगा। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है और उसके साथ साथ स्विंग के लेवल भी फुलफिल हो रहे हैं। तो दोनों का आप यूज कर रहे हो ना, तो कई बार अपने को लंबे टारगेट मिल रहे हैं, कई बार अपने को शॉर्ट टारगेट मिल रहे हैं। बट पॉजिटिव वे में अगर जाएंगे तो अपने को स्टडी के अकॉर्डिंगली टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादातर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपना इक्विटी का सेटअप था। ये पूरा सेटअप विद टेक्निकल क्वेरी हम आपको शेयर कर देंगे। आप आपके साइड से एनालिस करिए इसके अंदर अलग अलग स्टॉक के अंदर देखिए और उसके बाद उसको यूटिलाइज करिए। रिजल्ट तो इसमें काफी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया उसी तरीके से ये पूरा स्क्रीन आपके सामने ही है। टोटली अपने को 2 ट्रेड हमने देखे, वो दोनों की तरफ अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। बट अगेन जैसे बात किया कि मैंने, टारगेट जो रहता है वो टारगेट कहीं पे भी फिक्स नहीं है। तो टारगेट जो रहता है ना वो हमने डिवाइड कर दिया लेवल के अंदर। तो जिस तरीके से लेवल परफॉर्म करेगा वहां पे हमारे टारगेट ज्यादातर हो गए। बट दोनों ट्रेड में हमें हमें टारगेट ऑलमोस्ट मिल ही गया है। ठीक है, तो ये आपका इक्विटी का आज का सेटअप था। सेकेंड जो सेटअप की हम बात करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव में क्या रहेगा, जब भी डेरिवेटिव पे हम जा रहे हैं तो मेन ओपन इंटरेस्ट पे ज्यादातर फोकस रहता है। फर्स्ट हम ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल है। जैसे आप डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट में जाइए, जहां पे हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप ऑप्शन चेंज का भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप रेंज वाइज जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसका ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो। थर्ड, फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया कि यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो रेंज के अकॉर्डिंगली भी हम जा सकते हैं कि जिस तरीके से रेंज बनी हुई है उस रेंज के अंदर के कोई ट्रेड मिल रहे हैं तो वो ज्यादा प्रिफरेबल रहता है। ठीक है, और और एक फंक्शन है यहाँ पे कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ठीक है, जिसके बेस पे हम एवरीडे का जो भी ओआई डेटा बिल्डअप हो रहा है, कॉल की साइड हो रहा है या फिर पुट की साइड हो रहा है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट चार्ट है तो उसके अंदर भी हमें सेम कैंडल फॉर्म में मिलेगा कि पर्टिकुलरली कैंडल आज का कॉल का डेटा कितना बिल्डअप हुआ है, सेम वहां पे पुट का कितना डेटा बिल्डअप हुआ है। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, अगर कोई न्यू पर्सन है तो उनको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली 16,000 की रेंज ले लेता हूँ और यहाँ पे 17,000 ले लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये फॉर्म में हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, करंट डेटा के हिसाब से भी हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि ये पूरा डेटा यहाँ पे ज्यादातर बिल्डअप हुआ है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से नीचे की तरफ है, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है। जहाँ पे कॉल राइटर हमें ज्यादा दिख रहे तो वहां पे बेरिशनेस ज्यादा दिखेगी, जहाँ पे पुट राइटर ज्यादा दिख रहे वहां पे बुलिशनेस दिखेगी। पर अगेन
इस डेटा को फॉलो हम कब कर पाएंगे, हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी तब हम उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए डेरिवेटिव के अंदर एक सेटअप बनाया हुआ है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। बस स्क्रीन लोड कर लेते हैं और उसको ओपन कर लेता हूं। आप ज्यादा यहाँ पे जो सेटअप क्रिएट किया हुआ है ना, उसके अंदर आप ज्यादातर पैरामीटर पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि अगर आप पैरामीटर पे फोकस करने जाएंगे ना तो सम टाइम क्या होगा कि हाँ ये पैरामीटर के हिसाब से तो मैंने देखा हुआ है, पर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन स्टडी में आपको दिखा रहा हूँ ना, उसका मेन रिजल्ट हमें मिलने वाला है। आप नॉर्मली आप अभी आप ये स्टडी स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो सुपर 10 1 और 10 का यूज किया हुआ, काफी काफी पीपल को ऐसा हो रहा हो कि 1 और 10 का सुपर 10 तो कई बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, पर इसके अंदर सुपर 10 के साथ हमने मल्टीपल चीजें यहाँ पे ऐड किया हुआ है और उसके साथ उसका इनपुट भी यूज किया है, ताकि जो रिजल्ट आ रहा है ना, जो नॉर्मल सुपर 10 और ये वाला सुपर 10, ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो पॉसिबिलिटी ज्यादातर हायर हो जाती है। देखिए यहाँ पे सिंपली हमने क्या सेट किया हुआ है, रिलायंस का चार्ट ओपन है। जैसे मैंने बताया कि अपने फ्यूचर के अंदर जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओआई डेटा को हम ज्यादातर फॉलो करेंगे। ओआई डेटा अगर स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो उसी के बेस पे इंडिकेटर पे जाएंगे। ठीक है, वो स्क्रीन ओपन करेंगे, जो भी इंडिकेटर को हम फॉलो कर रहे हैं उस पे चले जाएंगे। अब ये स्क्रीन डिस्कस कर रहा हूं, उसके पहले मैं एक फंक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। मोस्टली पता ही होगा, पर ये ज्यादा प्रिफरेबल है डेरिवेटिव के लिए। जब भी आप डेरिवेटिव में कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफी अच्छा यूजफुल फंक्शन है। बाकी कोई फंक्शन का आप ज्यादा यूज कर रहे हो कि नहीं वो आप पे डिपेंड है, पर ये जरूर आप यूज करना, क्योंकि ये एक ही फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर अपने को ओआई डेटा का फिल्टरेशन प्राइस के साथ मिला है। मतलब प्राइस जहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, और उसके साथ साथ ओआई डेटा के अंदर जो चेंजेस आ रहा है उसका पूरा जो रिकॉर्ड रहता है, जो डेटा रहता है लाइव डेटा, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट और फ्यूचर ले लिया। टोटली जो डेरिवेटिव रहता है ना, ये 4 कंडीशन पे परफॉर्म करता है। लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है, ये 4 कंडीशन पे ही फॉलो करता है, इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। ये कैसा हो गया कि एक मटेरियल अपने पास रेडी है, इससे बाहर का कोई भी मार्केट में एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। मतलब मार्केट के अंदर जो भी परफॉर्म करेगा ना, वो ये 4 कंडीशन के अकॉर्डिंगली करने वाला है। अब ये 4 कंडीशन को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो आपको कंडीशन को समझना है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्राइस अप और ओआई डेटा अप। अब ये जो प्राइस अप और ओआई डेटा अप दे रहा है, ये किसके बेस पे दे रहा है, तो करंट जो डेटा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश सेकंड में, जैसे यहाँ पे 15 मिनट डाल रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट के बेस पे जो भी ओआई डेटा कंटिन्यूसली अप जा रहा होगा और उसके साथ साथ प्राइस भी अप जा रहा होगा, तो वैसे डेटा हमें यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। तो जो अलग से एक्सेल के अंदर ओआई डेटा को लेना है, फिर प्राइस को चेक करना है, फिर अलग अलग ओआई डेटा रिलेटेड के फंक्शन को यूज करना, उससे बेटर है कि एक बार इसको प्रीफर करिए आप। ये आप लाइव के अंदर भी यूज कर पाएंगे। फंक्शन के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोनों का आप यूज कर सकते हो। एक में बुलिश को सेट करना है, एक में बेरिश को सेट करना है। ये इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो स्क्रीन मैंने अभी ओपन किया हुआ है ना, उसमें ऑलमोस्ट जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो इसके नियरेस्ट का ही रहेगा। मतलब इंडिकेटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके साथ साथ अपने को फंक्शन के हिसाब से भी अगर स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो सेम डेटा मैचिंग मिल जाएगा, और उसके बाद पे जो एंट्री मिल रही है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। इससे क्या होगा, कई बार क्या रहता है कि इंडिकेटर जो परफॉर्म कर रहा है, इंडिकेटर का क्रॉस ओवर मिल गया है, ठीक है, पर वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसको एक बार कंफर्मेशन के लिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली डेटा मैचिंग आप करने जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेंगे, कुछ स्टॉक नहीं मिलेंगे, पर ये प्रीफरेबल है कि इसको एज अ रेफरेंस आप यूज करिए, ताकि एक आइडिया रहेगा कि इतने स्टॉक के अंदर आज बुलिशनेस बनी हुई है, इतने स्टॉक में आज बेरिशनेस बनी हुई है। ठीक है, बाकी जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो तो उनकी जगह ही है, उनका जो लॉजिक रहेगा उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस अप ओआई डेटा अप, तो सारे डेटा अपने को बुलिश के मिल जाएंगे जो प्राइस थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में ओआई डेटा थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड बेरिश में आप सेट कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइस डाउन
और ओआई डेटा आपका यूज करना है, जिसके अंदर प्राइस कंटिन्यू डाउन हो रहा है और ओआई डेटा है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब ये दोनों को आप सेट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि एक व्यू मिल जाएगा कि आज इतने स्टॉक में बुलिशनेस बनी हुई है, इतने में बेरिशनेस बनी हुई है। ठीक है, पर्टिकुलरली आप इंडेक्स वाइज जा रहे हो तो वो भी एक बेटर मिल जाएगा कि इंडेक्स पर्टिकुलरली निफ्टी को फॉलो कर रहे हो तो निफ्टी के अंदर क्या आएगा कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उसी को सेम फ्यूचर में जो स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस के अंदर आज बेरिशनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमें इंडिकेटर को फॉलो करना है। तो जितना निफ्टी नीचे गिरेगा उतना रिलायंस भी यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस ज्यादातर है, क्योंकि जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहता है निफ्टी के अंदर ये निफ्टी 50 के स्टॉक का ही रहता है। ठीक है, सेम वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे तो बैंक निफ्टी का जो ग्रुप रहता है उसको हम फॉलो करके चल सकते हैं, उसी को सेम हम फ्यूचर के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट जो रिपोर्ट है इसका आप यूज करिए, इसके बेस पे काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और एक व्यू अच्छा मिल जाएगा ओआई डेटा थ्रू। तो अलग से कहीं पे भी फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फंक्शन को आप ओपन करिए, इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से मैक्सिमाइज करेगी ना और कहीं पे भी विंडो इसको सेट कर सकते हो। मैंने जैसे बताया इसको 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे आप रिफ्रेश डेटा रखिए तो इस तरीके से आपका एक वॉच लिस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे आते तो स्क्रीन के अंदर क्या है, सुपर 10 का यूज किया हुआ है और उसके साथ साथ अपने हाई वॉल्यूम स्टडी है। ठीक है, ये एक नया अपडेशन आया हुआ है स्टडी के अंदर, हाई वॉल्यूम, जहां पे भी हाई वॉल्यूम परफॉर्म कर रहा है। अभी तक वॉल्यूम में हम एवरेज क्या देख रहे थे कि एवरेज वॉल्यूम हो रहा है, कहीं पे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है, कहीं पे 2 गुना 3 गुना 10 गुना ऐसा वॉल्यूम हो रहा है। इस तरीके का अलग अलग फिल्टर करते थे, उसके साथ अलग अलग मूविंग एवरेज सेट करते थे, जैसे 20 का है या फिर 20 डे का वॉल्यूम है, फिर हायर देन हम 50 डे का काउंट करते थे। वैसे अलग अलग वॉल्यूम की कंडीशन हम ऐड करते थे, पर अभी ये जो स्क्रीन के अंदर ऐड किया हुआ है वो हायर वॉल्यूम यहाँ पे यूज किया हुआ है। देखिए फैक्टर के अंदर 5 लिया हुआ है, एवरेज पीरियड 20 का लिखा हुआ है, मतलब एवरेज जो 20 की एवरेज है उसका जो वॉल्यूम बना हुआ उससे 5 फैक्टर में परफॉर्म कर रहा है हायर वॉल्यूम के साथ, तो वैसी कैंडल है यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी। अब ये जो फिल्टरेशन मिल रहा है वॉल्यूम का वो एग्जैक्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये जो एरो यहाँ पे दिख रहे हैं ना वो हाई वॉल्यूम के एरो है, जहाँ पे भी हाई वॉल्यूम परफॉर्म हुआ होगा ना वो यहाँ पे इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। आपको थोड़े से क्वेश्चन होंगे कि जैसे यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, पर ये इसलिए उसने फिल्टर नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन हमने रखी है स्टडी के अंदर कि 20 कैंडल के साथ 5 फैक्टर का हायर वॉल्यूम होगा तो ही हमें यहाँ पे फिल्टर करेगा। मतलब 5 गुना, आप एग्जाम्पल में 5 गुना समझ सकते हो। ठीक है, उस तरीके से जहां पे भी हाई वॉल्यूम परफॉर्म हुआ है वहां पे इस तरीके से एरो आ जाएंगे। अब वॉल्यूम यहाँ पे फिल्टर हो गया, उसके साथ साथ अपने को ये डेरिवेटिव का स्टॉक मैंने ओपन किया है रिलायंस वन। ठीक है, फ्यूचर में मैंने ओपन किया हुआ है, कैश के अंदर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, पर ये डायरेक्टली अप्लाई अपने को फ्यूचर में करना है इसलिए मैंने फ्यूचर के स्क्रीन पे सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, जैसे सुपर 10 का यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, अब नीचे आप देखेंगे कि तो यहाँ पे एमएसीडी सेट किया हुआ है। एमएसीडी नॉर्मली अपने एमएसीडी देखते हैं तो एमएसीडी के अंदर क्या रहता है, कैंडल फॉर्मेट में रहता है, लाइन फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे दो अलग अलग एमएसीडी को हमने यूज किया हुआ है, एक नॉर्मल जो हमारा एमएसीडी रहता है, नॉर्मल एमएसीडी है, और उसके साथ साथ मतलब एक बुलिश और बेरिश, इस दो तरीके से 12 और 26 का दो एमएसीडी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, एमएसीडी का सिंपली लॉजिक कैसा रहता है कि जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव, जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव, बट यहाँ पे जो स्टडी में यूज किया हुआ है यहाँ पे आपको क्या देखना है, जीरो लाइन तो फॉलो करना है पर जीरो लाइन के साथ जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम वो यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, दो एमएसीडी का जो क्रॉस ओवर हो रहा है और उसके साथ साथ एमएसीडी सुपर 10 का क्रॉस ओवर हो रहा है विथ हायर वॉल्यूम, तो वो बेटर रिजल्ट देगा। अगेन ये अपने को टेक्निकल क्वेरी थ्रू हमें फिल्टर मिल जाएगा, तो इसके अंदर ज्यादा अपने को स्क्रीन थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर ट्रेड वाइज अगर बात कर रहे हैं तो ट्रेड वाइज देख लेते हैं अपने, तो जैसे रिलायंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा था इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ अपने को हायर वॉल्यूम का एरो दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारी कंडीशन है फुलफिल नहीं हुई हुई है। ठीक है, ये एग्जैक्टली अपना ट्रेड मिला हुआ था आज का ही। रिलायंस के अंदर जो फर्स्ट कैंडल था वहां पे हायर वॉल्यूम हुआ था,
उसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो सुपर 10 कल जो क्लोजिंग था उससे नीचे चल रहा है प्राइस, तो सुपर 10 का क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, नीचे एमएससीडी का भी सेम क्रॉस ओवर मिल गया। अब जैसे ही ये कैंडल का क्लोजिंग मिला है तो सेकंड कैंडल से हमें ये मूवमेंट का पता चल जाएगा, क्योंकि करंट कैंडल रहेगा, हायर वॉल्यूम बन रहा होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम भी परफॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पे जो प्राइस है वो भी परफॉर्म कर रहा होगा। तो ज्यादातर चांसेस कैसे रहेंगे, ये जो ट्रेंड है सुपर ट्रेंड वो ऊपर नीचे होने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग मिल गया अपने को, तो ये दोनों चीज कंफर्मेशन हो गई। उसके साथ साथ नीचे एमएससीडी है तो उसका भी क्रॉस ओवर कंफर्मेशन हो गया। जैसे ही कंफर्मेशन हो रहा है तो सेकंड कैंडल से अपना यहाँ से ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादातर हो गए, क्योंकि ये टोटली उसने बेरिश ट्रेंड यहाँ पे दिखा दिया। अब ये टोटली बेरिश ट्रेंड हो गया तो उसके साथ क्या है कि पॉजिटिव एमएससीडी और नेगेटिव एमएससीडी, रेड में जो दिख रही है वो नेगेटिव एमएससीडी है, ग्रीन में जो दिख रही है वो पॉजिटिव है। तो दोनों का क्रॉस होने के साथ वो ऑपोजिट परफॉर्म कर रहा है। तो ये पूरा अपना ट्रेंड यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जीरो लाइन के ऊपर वो निकल रहा है। पर जो मैंने बताया था कि नॉर्मली हम एमएससीडी में जो यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको अभी आप भूल जाइए। स्टडी के हिसाब से जाना है कि स्टडी के अंदर क्या लॉजिक हमने यूज किया हुआ है। तो स्टडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के क्रॉस ओवर पे एंट्री एग्जिट बनेगा। ये जो यहाँ पे क्रॉस ओवर बना है अगेन, ये इग्नोर करेगा टेक्निकल क्वेरी, क्योंकि ट्रेड तो एक ही बार परफॉर्म होगा, कंडीशन एक ही बार परफॉर्म होगी, जहां पे उसको दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है वहीं पे वो क्रॉस ओवर देगा। अदरवाइज इस तरीके के जो छोटे छोटे जिगजैग रहते हैं वो उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, ये आप डेरिवेटिव में यूज करिए। आज के लिए अगर बात करें तो काफी मिले हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ दो तीन एग्जांपल। जैसे टाटा स्टील में मिला हुआ था, देखिए ये सेम सेम एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये भी अपना सेम हायर वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, देखिए नीचे एरो मिल गया है। उसके साथ साथ सुपर 10 का क्रॉस ओवर मिला हुआ है फर्स्ट कैंडल से ही। ठीक है, और उसके बाद अपने को यहाँ पे आप देखेंगे ना तो एमएससीडी का भी क्रॉस ओवर ओपन के साथ ही हो गया था। मतलब यहाँ पे तीनों फैक्टर फुलफिल हो गए, तीनों फैक्टर फुलफिल हो रहे, वहीं पे आपको एंट्री बना के चलना है। तो ये आज का जो पूरा ट्रेंड था वो भी पूरा बेरिशनेस में बना हुआ था, ये टोटली आज का बेरिश निकला हुआ है। फिर उसके बाद टारगेट के लिए तो जैसे बताया मैंने आपको कि आप ज्यादातर पीवोट का यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जो पीवोट की रेंज रहती है उसी के हिसाब से मार्केट परफॉर्म करता है। पूरे दिन की हमने रेंज मिल जाती है, ऊपर R1 से लेके R4 तक की और नीचे S1 से लेके S4 तक की। उसको ज्यादातर फॉलो करेंगे तो टारगेट अच्छे खासे मिलेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि रेंज के अंदर तो वो परफॉर्म कर रहा है, पर आपने कुछ परसेंटेज डिसाइड किए, आपने कुछ पॉइंट डिसाइड किए, वो पॉइंट तक वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो ज्यादातर टारगेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने आप पीवोट को फॉलो करेंगे ना उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये रेंज के आउट जा रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट में काउंट होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कई बार के मार्केट एकदम से सडनली बुलिश साइड चला जाता है या फिर बेरिश साइड चला जाता है। तो ऊपर की तरफ जाता है तो R4 के ऊपर निकल जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है तो S4 के नीचे निकल जा रहा है। तो वो तो फिर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट में काउंट करेंगे, वहां पे फिर आप अपने तरीके से वहां पे होल्ड करवा सकते हो। पर नॉर्मल नॉर्मल जो डे रहते हैं उसके अंदर क्या है कि पीवोट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो काफी अच्छे टारगेट मिलने के चांसेस है। अब इसी के अंदर सेम हमें एसएल कहाँ पे देखना है, तो एसएल के लिए आप क्या करना है, फर्स्ट कैंडल को हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जैसे क्लोजिंग मिल गया है उसके बाद सेकंड कैंडल से हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल के हिसाब से आप देखेंगे तो सुपर 10 की जो वैल्यू बनेगी वो हमारा एसएल बन जाएगा, वो हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। और सुपर 10 की वैल्यू में जहां पे भी जैसे यहां से आपने एंट्री लिया है तो ये इसके ऊपर का जो वैल्यू बना हुआ है वो अपना एसएल है, या फिर सेम अपना जो ऑब्जर्वेशन कैंडल है उसका भी एसएल लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को आपको फॉलो करना है। और एक एग्जांपल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा स्टडी करने में आपके पास इजी हो जाएगा। देखिए टाटा कंज्यूमर था, इसके अंदर ये बाइंग का मिला हुआ, दो आगे हमने देखा वो सेलिंग तरफ के थे, और टाटा कंज्यूमर है इसके अंदर हमने बाइंग का देख लिया। देखिए सेम एमएससीडी का जो क्रॉस ओवर था ना वो ऑलमोस्ट यहाँ से हो चुका था, तो वो ऑलमोस्ट बुलिश चल रहा था अपने लिए। यहाँ पे जो क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी है ना वो कौन से तरफ की मिली है,
वॉल्यूम और उसके साथ साथ सुपर 10 की मिली हुई है। जब भी ये दोनों का क्रॉस ओवर हो रहा है, वो क्रॉस ओवर के बेस पे हमें एंट्री मिल रही है, तो इसको अपने को फॉलो करके चलना है। देखिए जैसे मैंने बताया कि R4 के ऊपर वो निकल गया, तो उसके बाद क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट के वो काउंट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट करने के लिए आपके पास सुपर 10 का यहाँ पे क्रॉस ओवर देख लेना है, क्योंकि R4 तक वो कंटिन्यू रह सकता है जिस तरीके से उसने रेंज डिफाइन की है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली डे की अगर बात करें आज की, तो मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो 747 तक की ही थी, पर उससे ऊपर भी वो परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिकेटर के सपोर्ट के साथ चला है, तो इंडिकेटर को आप फॉलो करिए। यहाँ पे जैसे ही वो नेगेटिव क्रॉस हो रहा है वहां, उसके बेस पे आप एग्जिट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डेरिवेटिव में यूज करिए। इससे पहले जो बताया मैंने उसको आप इक्विटी में यूज करिए। ठीक है, इसमें भी आप अलग अलग स्टॉक को देख सकते हो, और जो भी स्टॉक को आप देख रहे हो ना, पर्टिकुलरली उसी में आप फॉलो करिए। या फिर क्या होगा कि समटाइम इस तरीके के जो क्रॉस ओवर होंगे वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर इसके अंदर हायर वॉल्यूम का सेट किया हुआ है। हायर वॉल्यूम होने के चांसेस एवरी डे के नहीं रहेंगे। आप देखेंगे ये स्क्रीन में कहीं पे भी हायर वॉल्यूम हमें शो नहीं कर रहा है स्टडी के अकॉर्डिंगली। आज का ये हायर वॉल्यूम के साथ आया था। टोटली मार्केट आज बेरिश था, पर इसके अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छी मूवमेंट मिली हुई है बाइंग तरफ की। तो ये ज्यादातर बेनिफिट कब मिलेगा, जब पर्टिकुलरली स्टॉक को फॉलो कर रहे हो सेम स्टडी के साथ, तो ये बेनिफिट मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये अपना डेरिवेटिव का सेटअप था। अब थर्ड सेटअप की तरफ चलते हैं, ऑप्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन से पहले मैं एक फंक्शन बता देता हूं आपको कि ऑप्शन को आप दो तीन तरीके से आप पहले ट्रैक कर सकते हो। एक तो निफ्टी के कोई भी स्टॉक का ले लीजिए, मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो निफ्टी का मैंने चार्ट ले लिया। उसके अंदर मैं F5 करूंगा, तो F5 के साथ मेरे को डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट में जाके यहां से भी आप ओपन कर सकते हो डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। ये सारे फंक्शन हमने जो लास्ट टाइम पे ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करके एक सीरीज चली थी, उसके अंदर ये सारे फंक्शन हमने एक्सप्लेन किए हुए। अगर कोई न्यू पर्सन है तो आप प्लीज उसको भी फॉलो करिए। पूरा हर एक फंक्शन को वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से विथ एग्जांपल, तो वो मोस्टली यूजफुल रहेगा आपके लिए। अगर कोई न्यू पर्सन है या फिर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो और कोई आइडिया नहीं है कोई फंक्शन के बारे में, तो आप उसको भी देखिए, उसको भी फॉलो करिए। आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर ऑफिशियली जो चैनल है यूट्यूब के अंदर, वहां पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। वहां से टोटल 11 पार्ट में पूरा ट्रेनिंग किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ कुछ ऑपरेटिंग भी है और उसके साथ साथ अपने एडवांस भी एग्जांपल लिए हुए हैं, एडवांस भी अंदर दिखाया हुआ है। तो आप एक बार उसको भी प्रीफर करिए, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा फंक्शन को समझने में। डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट में क्या रहेगा, नॉर्मली यहाँ पे अपने को तीन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे और उसके साथ साथ नीचे स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। अब जो लास्ट हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्शन के ऊपर है। तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी समझने से पहले फंक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन का आइडिया रहेगा तो ही आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाएंगे। अब इसमें देखना क्या है, टोटली अपने को स्ट्राइक प्राइस यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से मेरे को एक्सपायरी पहले तो सिलेक्ट करना है। पहले ये डिसाइड करना है कि आप वीकली के ऊपर जा रहे हो या फिर मंथली के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीकली को सिलेक्ट कर दिया है। वीकली मतलब 2 दिन बाद जो हमारी एक्सपायरी है वो डेट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर उसके बाद की एक्सपायरी को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। करंट वीक की मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे सारे डेटा मेरे को मिल गए। यहाँ पे एक्टिव टुडे पे टिक कर देना है, ताकि जो भी एक्टिव रहेगा लाइव के अंदर वो डेटा हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको स्टडी कैसे करेंगे, पहले तो स्टडी करने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। पहले तो व्यू ले लेना है आपको, कि सबसे पहले क्या करना है कि आप बाइंग की तरफ जा रहे हो या फिर सेलिंग की तरफ जा रहे हो। सेलिंग की तरफ जा रहे हो तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। एक रेंज की रिक्वायरमेंट रहती है। अगेन उसके अंदर स्टडी थ्रू जा रहे हो तो स्ट्रेडल कर सकते हो, स्ट्रेंगल कर सकते हो। ठीक है, बट सेम रेंज अगर मिल जा रही है तो उसके बेस पे जा सकते हो। जो रेंज ऑलमोस्ट अपने स्क्रीन के ऊपर ही रहती है, तो स्क्रीन को आप फॉलो कर रहे हो तो रेंज मिल जाएगी। पर बाइंग के लिए क्या रहता है, तो बाइंग के लिए मल्टीपल फैक्टर रहते हैं।
अब बाइंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो बाइंग के लिए फर्स्ट तो क्या रहेगा कि जब भी कोई कॉल या जब भी कोई पुट के अंदर आप बाइंग कर रहे हो, मतलब कि वहां पे बायर एग्रेसर हो रहा है, तो उस टाइम पे मार्केट की जो मूवमेंट रहेगी वो नॉर्मल मूवमेंट से ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। मतलब सडनली जो मूवमेंट आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे रिवर्सल पॉइंट जो रहता है, तो रिवर्सल पॉइंट में क्या रहता है कि एक साथ फॉल मिलता है हमें 1% 2% का एक साथ फॉल मिलता है, बट वो बॉटम से जैसे रिकवरी होता है ना, तो ऑलमोस्ट अपने को 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट की रिकवरी ऐसे ही दे देता है। तो वहां पे कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने को पता है कि सपोर्ट बना है तो सपोर्ट से वो रिकवरी फास्ट करेगा। तो वैसे टाइम पे हमें कॉल बाइंग और पुट बाइंग का देखते हैं। उसके अलावा जब भी कॉन्सोलेट मार्केट रहता है, जैसे आज की जो मूवमेंट थी, इसको मैं पहले डेली पे देख लेते हैं। डेली के अंदर क्या था, पूरा रिवर्सल चल रहा था। फर्स्ट जो कल जो क्लोजिंग मिला हुआ था पॉजिटिव था। जैसे पॉजिटिव क्लोजिंग मिला था, उसके बेस पे आज एक्सपेक्ट ऐसा किया था कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहेगा और बुलिश की तरफ जाएगा। मैं इसको इंट्राडे में फॉलो कर रहा हूँ। इंट्राडे में मैंने 5 मिनट पे ओपन कर दिया। 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे ना, तो एक पूरा कॉन्सोलेट लेवल यहाँ पे बना हुआ है, एक रेंज के अंदर वो चला हुआ है। अब रेंज के बाद यहाँ पे उसने उस रेंज को ब्रेक कर दिया। जैसे वो रेंज को ब्रेक कर रहा है ना, उसके बाद वो सडनली फॉलिंग की तरफ चला गया। तो ये जो फॉल रहता है ना, ये क्या रहता है कि कॉन्सोलेट हुआ है तब तक तो आपने बाइंग किया है, तो वो उसका प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम है या फिर पुट का है, वो क्या रहेगा, कंटिन्यू उसके थीटा घिसते जाएंगे, मतलब कम होते जाएंगे, उसके प्रीमियम के अंदर इफेक्ट आता रहेगा। अगर राइटर है तो उसके लिए दोनों तरफ से बेनिफिट मिलने के चांसेस है, क्योंकि सेम उसने क्या किया होगा, कॉल को भी राइट किया होगा, पुट को भी राइट किया होगा, तो दोनों की रेंज की तरफ रहेगा, तो वहां पे बेनिफिट मिलेगा। पर अभी जो स्टडी की बात करें वो सिर्फ बाइंग की बात करें, तो मैं बाइंग के टॉपिक पे लेता हूँ। बायर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहती है। कॉन्सोलेट जब भी हुआ है, तो कॉन्सोलेट में क्या रहेगा, या तो कॉन्सोलेट लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर जा सकता है, या फिर कॉन्सोलेट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। ठीक है, जब तक ये कॉन्सोलेट लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक हमें कहीं पे भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जब भी आप टॉप या बॉटम मिल जाता है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये मैं इस तरीके से एक लेवल बना दिया, एक जोन बना दिया, जिससे मेरे को ब्रेकआउट जब भी होगा कॉन्सोलेट लेवल के बाद, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा कि उसके ब्रेकआउट के बेस पे मूवमेंट अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब मेरे को ये लेवल मैंने बना दिया, तो उससे एक आइडिया तो आ गया कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल बाइंग करना है, नीचे की तरफ मिलेगा तो पुट बाइंग करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी बाइंग कर रहे हो ना, तो उसके अंदर मेन चीज रहती है डेल्टा। ज्यादातर हमें डेल्टा को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो मेन पार्ट है ना वो डेल्टा पे है। डेल्टा के सब पार्ट में आप देखेंगे तो गामा आएगा, राहु आएगा, थीटा आएगा, वो सारी चीजें अंदर आ जाएगी, पर वो सारे मर्ज होके एक मेन पार्ट फॉलो होगा डेल्टा का। डेल्टा के अंदर नॉर्मली क्या रहेगी, एक रेंज रहती है, उस रेंज को आपको फॉलो करना है। रेंज के अंदर क्या रहेगी, आज का जो सेटअप है ना, मैं उसी के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको। रेंज के अंदर हमें एक तो लेवल फॉलो करना है 40 का। ठीक है, 40 के लेवल के ऊपर जा रहा है तो फिर 60 का, और 60 के ऊपर जा रहा है तो 80 का। अब 40 का जो लेवल रहेगा ना, वो नॉर्मली क्या रहेगा, 40 से 60 के बिटवीन जो भी कॉल या फिर पुट आ रहा है, वो ज्यादातर क्या रहता है, एट द मनी के आपको मिलने वाले। ठीक है, कॉल की बात करेंगे तो ये सारी वैल्यू प्लस में आएगा, मतलब +40 +60 और +80। सेम चीज आप पुट की तरफ जाएंगे तो वो सेम वैल्यू माइनस में चली जाएगी, मतलब -40 -60 और -80। ठीक है, तो एक एक सीक्वेंस हमें मिल गई कि कॉल की तरफ के डेल्टा पॉजिटिव होने चाहिए, पुट की तरफ के डेल्टा नेगेटिव होने चाहिए। फर्स्ट ये आपको रेंज बनाना है, उसके बाद आपको डेल्टा को फॉलो करना है। अब स्टडी के अंदर हम चलते हैं, स्टडी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, तो मैं जो मूवमेंट मिली है ना, वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अप्रोक्सली आप देखेंगे ना, तो 16,800 के आसपास का हमें मिला हुआ है। अब मैंने एक बाय डिफॉल्ट
स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके बेस पे हम स्टडी को फॉलो कर पाएंगे। फर्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन की स्क्रीन लोड कर देता हूं, इसको टेम्पररी हम मूव कर देते। देखिए अभी यहाँ पे मैंने जो आपको डिस्कस किया था वो सेम चीज मैंने यहाँ पे ओपन किया है। इसको थोड़ा समझने के लिए आप स्क्रीन को भी ओपन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो पुट मैंने ओपन किया हुआ है वो 16,900 का किया हुआ है। 16,900 का पुट इसलिए ओपन किया है क्योंकि जो रेंज बनाई थी निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी की रेंज के अंदर अपने को लोअर साइड का ब्रेकआउट मिला हुआ है। ठीक है, 16,800 से 900 के आसपास का क्रॉस ओवर मिला है, इसलिए यहाँ पे एट द मनी जो बन रहा था वो 16,900 का बन रहा था, तो मैंने 16,900 का पुट यहाँ पे लोड करवा दिया। अब ये जो कॉल और पुट यहाँ पे आने वाले हैं, रेंज रेंज इसलिए बनाना है ताकि आपको समझ में आए कि इस तरीके की कुछ रेंज बनी हुई है। बाकी तो टेक्निकल क्वेरी जो है वो आपको फिल्टर करके देने वाला ही है, जो मैंने लॉजिक बनाया बताया डेल्टा का। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेनी है या फिर ये वाली है, या फिर कॉल में जाना है या फिर पुट में जाना है। आपको तो सिंपली क्या है कि डेल्टा का लॉजिक याद रखना है। सेम लॉजिक अपने टेक्निकल क्वेरी में भी रख देंगे, ताकि टेक्निकल क्वेरी थ्रू जो भी डेटा अपने को मिल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस एक्यूरेसी ज्यादा मिले। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे अपने स्मूथ हैकिंग का यूज किया हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मली अपने जापानीज कैंडल का यूज करते हैं और उसके साथ साथ हैकिंग जाती है। तो हैकिंग कैंडल क्या रहता है, तो एवरेज कैंडल एक रहता है। एवरेज कैंडल के बेस पे हमें एक व्यू मिलता है कि यहाँ पे व्यू चेंज हो रहा है या फिर यहाँ से क्या चांसेस है ज्यादातर। ठीक है, तो एक एवरेज कैंडल जिसको हम हैकिंग बोलेंगे, तो उसके अंदर 13 का स्मूथ हैकिंग हमने यूज किया हुआ है। उसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो डेल्टा ऐड किया हुआ है। अब डेल्टा में अगेन सेम रूल्स को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो डेल्टा का जो क्रॉस ओवर मिला हुआ है ना, वो एग्जैक्टली अपने को ट्रेंड वाइज देखेंगे तो यहाँ से मिला हुआ है। 12:30 के बाद अपने को जो मूवमेंट मिली है वो मेन अपने को रिजल्ट देके जा रहा है, क्योंकि तब तक तो उससे पहले की जो रेंज मिली है ना वो तो ऑलमोस्ट अपने को सेम रेंज में चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आप अगर बाइंग करके चल रहे हो तो प्रीमियम के अंदर ऑलमोस्ट अपने को डिफरेंट डाउन ही होने वाला है, क्योंकि बायर रहता है। बायर का क्या रहता है कि बायर जो भी प्राइस से बाय कर रहा है उसके बाद अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो प्रीमियम कंटिन्यूसली डाउन होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक्सपायरी जितनी नजीक होगी उतना टाइम वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, तो उसके हिसाब से जो प्रीमियम के अंदर जो इफेक्ट आएगी वो ज्यादातर आएगा। तो जो बायर रहते हैं वो उनके लिए क्या बेटर रहेगा कि जब भी मूवमेंट आ रही है मार्केट में उसी टाइम पे एंट्री लेके चलना है। अब सेम सेम चीज अपने फिर से निफ्टी में चलते हैं। ये निफ्टी की मूवमेंट है। ठीक है, देखिए ये जो रेंज है उसका ब्रेकआउट कितने बजे आया था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था ना वो ऑलमोस्ट अपने को 12:40 के आसपास मिला था। एग्जैक्ट टाइम तो अपने यहाँ पे नहीं देख रहे, पर एक अप्रोक्सली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम टू टाइम तो कोई डेटा चलता नहीं है, मतलब कि कोई डेटा का क्रॉस ओवर हमें मिलेगा नहीं कि जैसे निफ्टी में अपने को ये टाइम पे रेंज ब्रेक मिली है तो सेम टाइम पे ही अपने को कॉल एंटर करना या फुट एंटर करना। और वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि एक बार मूवमेंट स्टार्ट होगा उसको हम समझेंगे, उसके बाद ही उस डेटा पे हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सली अपने को 12:30 के बाद की मूवमेंट मिली है जब अपने को रेंज ब्रेकआउट मिला है। अब रेंज ब्रेकआउट होने के बाद अपना जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे अपने ओपन कर दिया है। तो ऑप्शन की जो मूवमेंट है ना वो यहाँ पे हैकिंग के हिसाब से पॉजिटिव हो रहा था यहाँ से। ठीक है, सेम अपने को 12:30 के आसपास की मूवमेंट मिली है। उसके बाद आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा के वैल्यू कंटिन्यू कम होना स्टार्ट हो गया। मतलब इसको कम तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये माइनस की तरफ है, तो इसके लिए क्या बेटर रहेगा, जितना नीचे जाएगा, क्योंकि ये पुट है, पुट के अंदर मैंने बताया था कि पुट के अंदर माइनस के अंदर वैल्यू रहेगा, जैसे जैसे वो नीचे जाता चला जाएगा उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो मूवमेंट थी वो यहाँ से एग्जैक्टली परफॉर्म हुई है। यहाँ से अपने को एक ट्रेंड मिल गया है हैकिंग का पॉजिटिव, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट अपने को 60 के नीचे का क्रॉसओवर मिला हुआ है। 80 तक वो परफॉर्म नहीं किया इसलिए 80 का क्रॉसओवर हमें नहीं मिलेगा,
और अपने को एग्जैक्टली यहाँ से 60 का लेवल उसने ब्रेक कर दिया। आप देखेंगे -60 यहाँ पे मिल गया पुट का। तो मैंने बताया था जैसे ही वो 60 को ब्रेक करेगा तो अपने को टेक्निकल क्वेरी में वो फिल्टर होके आ जाएगा। तो जैसे -60 को ब्रेक किया तो ये पुट के अंदर हमें एंट्री लेवल दिखा दिया इसने। तो जो एंट्री पॉइंट मिला वो यहाँ से। अब देखिए टाइम के हिसाब से देखिए सेम निफ्टी के अंदर सेम लेवल से उसका ब्रेकआउट मिला था और उसी टाइम पे अपने को ये डेटा फिल्टर हो गया था। इसको अपने को एंट्री बना के चलना है। अगेन टारगेट के लिए ऑप्शन में जब भी काम कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर एक रेशियो रखिए। रेशियो इन सेंस व्हाट के आपने जो भी प्रीमियम इसके अंदर जो भी प्रीमियम का आपने कॉल लिया हुआ है या फिर पुट लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका अपने को 5% 10% अकॉर्डिंगली इस तरीके से रेंज रखिए। ठीक है, वो रेंज के अंदर वो फुलफिल हो रहा है और उसके साथ साथ ये लेवल के अंदर फुलफिल हो रहा है तो वहां पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि ये पूरे टारगेट तक कभी नहीं जाएगा। निफ्टी कभी भी या फिर कोई भी स्टॉक होगा वो कंटिन्यूसली बुलिश जाएगा, वैसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। जब भी जिगजैग मिलेगा तुरंत ऑप्शन के प्रीमियम में इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टारगेट रहता है ना वो शॉर्ट टारगेट के साथ चलेंगे ना तो मल्टीपल टाइम बाइंग का काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर क्या रहेगा, एक ही कॉल आपने लिया हुआ है, 1 वीक निकला, 2 वीक निकला, 3 वीक निकला और उसके बाद लास्ट क्या रहेगा, जो प्रीमियम से एंटर किया था सेम उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो लंबे टारगेट का कोई मीनिंग नहीं है। बाइंग के लिए बेस्ट यही है, लेवल को फॉलो करिए या फिर परसेंटेज डिसाइड करिए, उससे ऊपर जा रहा है तो फिर आप ज्यादा परफॉर्मिंग हो रहा है तो वो उसको एसएल रख के सेट करिए। ठीक है, पर ज्यादा टारगेट की यहाँ पे आप इमेजिन मत करिए, लेवल के हिसाब से जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और मार्केट की थोड़ी सिचुएशन भी समझना है क्योंकि मार्केट के अंदर ज्यादातर जिगजैग चल रही है। तो बायर के लिए क्या रहेगा, जो भी टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है उसके साथ आपको एग्जिट करने का रहता है। ठीक है, तो सेम अपना ये एंट्री पॉइंट था और उसके एग्जिट के लिए हम क्या करेंगे, हैकिंग का जब भी क्रॉस ओवर मिल रहा है तो वहां से अपने को ये एग्जिट मिल जाएगा। स्टडी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने को एग्जिट मिल रहा है, बट अगेन टारगेट के हिसाब से आप जा रहे हो तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और ये कल का जो हाई बना हुआ था ऑप्शन का वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को पुट के अंदर फॉलो करना है। सेम आप कॉल के अंदर जा रहे हो तो सेम कॉल के अंदर भी देखना है दोनों में ये परफॉर्म करेगा, कॉल की तरफ जा रहे हो या पुट की तरफ जा रहे हो। पर मेन चीज इसके अंदर हमने डेल्टा का यूज किया हुआ है जिसके बेस पे रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। और डेल्टा की जो रेंज रखी है वो टेक्निकल क्वेरी में हम ऐड कर देंगे ताकि आपको कहीं पे स्ट्राइक प्राइस को देख के नहीं चलना है, डायरेक्टली वहां पे रिजल्ट में आ जाएगा कि ये स्ट्राइक प्राइस पे अभी 60 का डेल्टा का क्रॉसओवर हुआ है तो यहाँ पे कॉल कॉल ले सकते हैं या फिर पुट ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन का सेटअप था। आज मैंने वेबिनार के अंदर 3 सेटअप आपके साथ डिस्कस किए। फर्स्ट इक्विटी का था, सेकंड डेरिवेटिव का था और थर्ड ये ऑप्शन का था। पूरा डेटा आपने एनालाइज किया हुआ है और ज्यादातर निफ्टी के ऊपर रिसर्च किया हुआ है तो रिजल्ट काफी अच्छा मिला हुआ है। आप अपने साइड से अलग अलग जो भी आपके फेवरेबल स्टॉक हो उसके अंदर आप एक बार अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, I hope you all are enjoy today webinar. Thank you very much for joining us. और अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग ट्रेनिंग जो हमने सीरीज चलाया था, अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए। काफी फंक्शन उसके अंदर आपके जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेस वेबिनार।